40% शुगर प्रोडक्शन अंग्रेज साम्राज्य में उस समय इंडिपेंडेंस के पहले बिहार से ही था, यानी बिहार वाज द रिच। अभी क्या हो गया है? नमस्कार, मैं हूं अभी पूसा ईख अनुसंधान केंद्र के पास। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बलवंत कुमार सर, इनसे आइए हम बातचीत करते हैं। हाँ, धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं एक अनुसंधान संस्थान में ब्रीडर के रूप में कार्य करत हूँ। संस्थान का जो डेवलपमेंटल कार्य है, जो बराबर हम भेजते रहते हैं, फेसबुक पे भी आप देखते होंगे। आज इनका ये हुआ जो नहीं, हम आपके क्रॉप को भी देखेंगे। तो आप देखिए, हमारा स्टार्टिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन और फॉलोड बाय क्लोनल सिलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके जो फुलकियाँ होते हैं उसे क्रॉस कराते हैं, और जो भी अच्छे वैरायटी है तो उसमें क्या हुआ है, इसके बाद यही क्रॉसिंग है। जैसे BO91 और CO 75 से हम क्रॉस का है, इतने नंबर सीडलिंग मिले हमको, और इसी टाइप से डिफरेंट क्रॉसेस है, सबसे मिले जो अभी यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें हम सीडलिंग सिलेक्शन करते हैं, और सीडलिंग सिलेक्शन में जो बहुत जगह जगह लगाए हुए हैं, हम लोग फर्स्ट ग्राउंड नर्सरी लगा लिए हैं। इधर अंदर दिखा दीजिए, ये सीडलिंग था, इसी पर ग्लाइसीमीटर कहते हैं जो रेजिंग है, और इसमें बालू वगैरह और दिया हुआ रहता है ताकि सीडलिंग जो है हम लोग गन्ना का उगा सकें। बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है उगाना, लगभग मॉइस्चर देना पड़ता है। सर, इसके लिए तापमान कुछ मायने रखता है? तापमान ये जो है, इसको हॉट भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, लेकिन एक भी पानी इसमें लगा नहीं रहना चाहिए। तो बालुवाही टाइप का रखना है, पानी भी देना है और उसको जल्दी निकल भी जाना है। तो ऐसे करते हुए हम लोग तो यहाँ 50,000 60,000 निरंतर हर एक साल उगाते रहे हैं। इस बार भी हमारा 9-10 हज़ार के आसपास हमारा सीडलिंग बना है। इतने विकट स्थिति में जो आप देख सकते हैं, यहाँ से उखाड़ कर लगा दिया गया है फर्स्ट डाउन नर्सरी में। जो आप देख सकते हैं, ये 10,000 के आसपास का सीडलिंग है। इसी में अलग अलग क्रॉस का अलग अलग ये लगा हुआ, ये फर्स्ट डाउन हुआ। इसके बाद ये 2-3 महीने के बाद जब ये बड़े हो जाएंगे, इतने हाइट के हो जाएंगे, इस हाइट के हो जाते हैं, तब हम लोग सेकंड ग्राउंड नर्सरी में उसमें जो उखाड़ के लगाते हैं। जैसे ये सेकंड ग्राउंड नर्सरी है, और ये जो है 1-1.5 महीने 15 महीना के बाद इसमें जो है हम लोग हैंड रिफ्रैक्टोमीटर होता है, उससे देखेंगे, जिसमें ज़्यादा जूस होगा, बहुत अच्छे होंगे। जैसे आइए इधर से आइए, देखते हैं, गिरे नहीं, ज़्यादा टीलर हो, जैसे इसमें ज़्यादा टीलर है, 1 2 3 4 5, हमने एक सीट से बनाया है, फिर भी इसमें देखिए कितना मोटे। अगर इसमें जूस बढ़िया आएगा और ये इतने मोटे होंगे, तो ये तो अभी हमको 10,000 20,000 है, इसमें से हमको सिलेक्शन बहुत कम को करना है। जैसे सिपाही में दौड़ा देते हैं, उसमें सिलेक्शन जितने कम में होते हैं, जिसका जो बॉडी फिट या चेस्ट वगैरह सब कुछ देखा जाता है, उसी टाइप से हम लोग भी इसका जो है ब्रिक्स देखते हैं, फिर इसका मिलेबल कैन देखते हैं, फिर इसका हाइट देखते हैं, लेंथ देखते हैं, मोटापन देखते हैं, और सब कुछ अच्छा रहता है। ये गिरे नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, और ख़ास करके लालसर रोग ना लगे, स्मॉट ना लगे, विल्ट ना लगे, और कीड़ा में जैसे कि बोरर सब होता है वो सर, इसमें कीड़ा से बचाव के लिए कुछ है? हम लोग अभी कुछ नहीं देते, नेचुरली है। जिसमें नहीं लगे उसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब किसमें लग जाएगा, इसीलिए नेचुरल जो रेसिस्टेंट होता है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फर्दर हम लोग जो है, ये प्रक्रिया 2 साल में हुआ। अब 2 साल के बाद इसको हम क्लोनल लगाएंगे। यहाँ तक सीड है, यानी एक बीज से बना। अब ये एक बीज से बना हुआ, इसके टीलर के साथ कट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, किसी में 1 हो गए, तो 2 लाइन में लगाते हैं इसको हम लोग। क्लोनल जनरेशन तब शुरू होता है सीडलिंग से। इसी को तब हम काट देंगे और इसके सीड से ही निकल जाता है, उसको क्लोनल कहते हैं। तब हम लोग C1 क्लोनल जनरेशन 1 करते हैं। अब आइए अंदर आइए, देखिए, ऐसा नहीं, इस बार बहुत अच्छा से लगाया गया है, और आप अंदर भी घूम सकते हैं, घूमिए। और एक एक पौधे में हमको टेस्ट करना पड़ेगा किसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा चीनी की मात्रा मिलेगी उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका देखेंगे, बहुत अच्छा अगर उसमें होगा तो वही वैरायटी। तो सबसे ज़्यादा कठिनाई होता है ये। और अगर उसमें फिर से अगर ये क्लोनल जनरेशन 1 में जाएगा, क्लोनल जनरेशन 2 में फिर से वही करना है, फिर 3 में वही करना है, इसके बाद इसकी संख्या भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे क्लोनल जनरेशन में हम लोग लगभग 500-700 लेते हैं, फिर क्लोनल जनरेशन में लगभग 50 से लेकर 100 के बीच लेते हैं, फिर क्लोनल जनरेशन में लगभग हमको 20 से 25 के आसपास मिलता है। अब 20-25 को हम रेप्लिकेटेड ट्रायल में लगाते हैं, उसमें से 2 या 3 जो होते हैं तब मल्टी लोकेशनल के लिए हमारा जोन में जाता है, जो शुगर मिल क्षेत्र में जाता है। 2 साल शोध निरंतर होता है, तब तक हमारे पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हर एक गन्ना में रेड रॉट के जो आइसोलेट है उसको डाल करके देखते हैं, और 3-4 साल नहीं 5 साल तक लगातार देखेंगे। जिसमें नहीं लगेगा रेड रॉट, उसी को हम लोग
वैरायटी मानते हैं, चाहे उसका बहुत ज़्यादा काहे न वृक्ष है तो भी छांट देते हैं अगर लगा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ का प्रोसेस बहुत ही अच्छा है और आज तक हमारा BO 91 में एक भी कोई रेड डॉट नहीं लगा है और अभी भी चल रहा है, बहुत दिन तक चला। 1990-95 में वो जो है 1 नंबर पर भारतवर्ष में रहा, लगभग 40% एरिया भारत का कवर किया। हमने पिछले में अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है, बख्शीराम साहब भी इसका ये किए हुए हैं, उनके प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने देखा। अभी वो दूसरे क्रॉप को वो बोल रहे हैं ज़्यादा एरिया में है दूसरे वैरायटी को, लेकिन चलिए दूसरे वैरायटी में अगर ज़्यादा रहे तो उसमें भी प्रोटेक्टेड रहे, चाहे वो कोई भी सरकार रहे। जो भी शोध होता है उस शोध को ध्यान में रखे, काहे कोई महामारी ना आ जाए। आखिर शोध क्यों है? अंग्रेज सरकार ने इतना बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया, बटलर साहब ने इस रेड डॉट को 1906 में ही खोजा और अभी तक उसका इलाज नहीं है, तो स्वाभाविक है हम लोग को उसके प्रोटेक्टेड रहना होगा। तो इस विधि पर ही चल रही है प्रोसेसिंग, हम लोग का वही चल रहा है। नए नए जो भी पैथोजन आते हैं, नए नए जो भी एजेंट आता है, उसका आइसोलेट को मिल एरिया से लिया जाता है। हमारे जोनल सेंटर में वैसे वैसे अधिकारी हैं, वैसे वैसे लाते हैं और हर एक साल अगर कोई नया स्ट्रेन आता है तो उसका भी शोध होता है। हम लोग री आइसोलेट करके फिर से डालते हैं और लगातार 3-4-5 साल तक जो वो शोध करते हैं, जो हमारे वैरायटी में अगर वो नहीं लगता है तभी वैरायटी रिलीज किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ का इस क्रिया में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। अब सोचिए 2 साल लग गया हमको सीडलिंग में, इसके बाद 1 साल C1 में, 1 साल C2 में, 4 साल हो गया, 1 साल C3 में, 5 साल हो गया। 5 साल के बाद पुनः 3 साल हम लोग मल्टी लोकेशनल ट्रायल में देते हैं, 1 साल इवेलुएट करते हैं, 5 दिन 8 9 साल हो गए, तब डेवलप करते हैं वैरायटी। तो डेवलप करने के बाद फिर से हम लोग एक्रिप में भी प्रमोट करते हैं इसी वैरायटी को। तो ये तो सर क्या युवाओं को अभी गन्ना के उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहिए? युवाओं को इसलिए आना चाहिए चूँकि कोई भी चीज़ होता है ना कैश क्रॉप, अगर कृषि क्षेत्र में आएंगे तो पहले कैश क्रॉप को पकड़ें, जो शुरुआती में अंग्रेज़ों ने किया। अभी COP 26 का एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक वक्ता ने कहा ₹45 ट्रिलियन अंग्रेज़ों ने यहाँ से कमा के ले गया 300 वर्ष में। और ड्यू टू जो भी यहाँ के रिसोर्सेस हैं, चाहे जूट से हो, चाहे कॉटन से हो, चाहे वो नकदी फसल जो भी कॉटन हुआ, जूट हुआ, नील हो या शुगर केन हो, अफीम हो, ये सारे के सारे 14-15 क्रॉप थे यहाँ, उन सब से ले गए। जूट उसमें ज़्यादा था, बंगाल का ही था, और ये नील बहुत ज़्यादा था, चाय भी थी। तो इन सब से कहा जो लंदन की ईंटें यही से बनी हुई, यही के पैसा से बनी। अब सोचिए 300 बरस में नन्नत की ऊंची इमारतें जहाँ जहाँ हुआ था, एक नहीं दर्जनों जो भी है बड़े बड़े शहर जो भी विश्व में है अंग्रेज साम्राज्य के दौरान यहीं के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कमाए थे। तो युवाओं को हम कहेंगे, अब अगर आप साइंस को जानें, अपने प्राकृतिक संसाधन को जानें, तो हर क्रॉप में एबिलिटी है। देखिए एक ताजपुर में बगल में जो था पहले टोबैको का रिसर्च इंस्टीट्यूट था, टोबैको पर बहुत सारे क्रिया, यहाँ लोग नहीं खा रहे हैं। अब सोचिए कितनी गुमराह करने वाली बात है। एक तरफ लोग आप लोग कहते हैं जो आगे आ बढ़े, और दूसरे तरफ आप जो है खैनी और गुटखा और इस सब का जो है ये बिजनेस नहीं चाहिए। बिजनेस ऐसा चाहिए शुगर केन के जैसा हो, जो मिठास हो, हर पूजा पाठ में इसका उपयोग हो, छठ में भी इसका उपयोग होता है, हर एक घर घर में गन्ना लगाने का हम लोगों ने सोचा आह्वान, ऐसा होना चाहिए सरकार का आदेश। तो इस क्षेत्र में बडचीप का जो अगर जैसे यहाँ सबसे पहले 28 शुगर मिलें हुआ करती थी, 40% शुगर प्रोडक्शन अंग्रेज साम्राज्य में उस समय इंडिपेंडेंस के पहले बिहार से ही था, यानी बिहार वाज द रिच। अभी क्या हो गया है? तो स्वाभाविक है हम तो युवाओं से आह्वान करेंगे, अपना देखिए बहुत सारे शुगर मिल भी बंद हैं, शोध संस्थान भी बंद हैं। पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है ना, तो पढ़े लिखेंगे तो जानेंगे कहाँ पर क्या होगा। सभी के सभी अब माइग्रेट हो गए हैं, पंजाब हैं, जिनमें अमेरिका में भी देखिए कितने बिहारी हैं। आपका टैलेंट कमी नहीं है, लेकिन आपको व्यवस्था और जो भी चीज़ें शोध है, अब निरंतर पढ़िए, पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उससे जो है आपको मिलेगी। बहुत सारे क्रॉप हैं, ऐसा नहीं है। अभी इंटीग्रेटेड क्रॉप का ज़माना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ज़माना है। उसके साथ आप लगाइए, एक पोखर खोल लीजिए, एक पोखर खोदिए, बगल में आप गन्ना का ही बिचड़ा होगा, ये इससे भी पौधा होगा, मछली से भी होगा। आपको जो है मुर्गा पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, चाहे गोट पालन कीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं। चाहे हॉर्टिकल्चर का क्रॉप लगा लिए, पपीता खेती कीजिए, जो भी चीज़, लीची का गार्डन लगा लीजिए। हर चीज़ आपको जैसे सतरंगी का कहते हैं ना, हम तो कहेंगे आप अपना रंग में रंगिए और आप अपने पढ़िए और देखिए। एग्रीकल्चर से कमा के ही ले गया, दूसरा कल्चर से कुछ नहीं। एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा कल्चर है। एग्रीकल्चर इज़ द फर्स्ट कल्चर। चाहे वो हड़प्पा संस्कृति हो, चाहे अभी का संस्कृति हो, खाने पीने का जब नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एग्रीकल्चर को देखिए, स्वस्थ रहिए,
मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द डिजीज। अगर आपको कहीं खाद्यान्न में कहीं कमी होती है, इम्यूनिटी में कमी होती है, तभी आपको बीमारी पकड़ती है। सबको कह रहा है, अभी देखिए इम्यूनिटी के लिए आप क्या बूस्टर यूज करने जा रहे थे कोरोना में, तो बहुत सारे चीज़, सब चीज़ तो यही है। औषधीय प्लांट है इसमें, हॉर्टिकल्चर का है, हर एक जितना एलिमेंट्स हैं 112, 118, 128 एलिमेंट है, उसी का तो हम लोग केमिकल इन्वायरमेंट जी रहे हैं। चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, जो भी हो। पौधे को भी 18 एलिमेंट की ज़रूरत है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी है उनको दीजिए, वो भी अच्छा पाएंगे। आजकल हेल्थ कार्ड की ज़माना है, आप कहते हैं ड्रोन से कर लेंगे, इससे कर लेंगे, हर चीज़ है, प्राकृतिक खेती पर आना ही है। तो स्वाभाविक है, जो आपको ड्रोन करे, जो भी करे, सबसे पहले आपको शोध करना होगा। शोध करने के लिए जानकारी लेनी होगी और जानकारी के लिए पढ़ना होगा। और नहीं तो आप जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई अपना संतुलित खोए नहीं और पढ़ाई से ज़्यादा लगाव रखें। और हमारे हिसाब से गन्ना से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि साल भर की क्रॉप है, ये सालों भर में सब कुछ सिखाता है। अर्ली 2 महीना में भी आपको इसमें बर्डशिप से रोज़गार पा सकते हैं। अंतर्वर्ती खेती कीजिए ना, धनिया के साथ लगा दीजिए, धनिया का पत्ता भी आपको यूज होएगा। बीच बीच के जगह में स्पेस में लगा लीजिए। 4-4 इंटरक्रॉपिंग का भी आप कर सकते हैं। किसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अभी देखिए जूस का हमने बराबर फेसबुक पर पढ़ा है, जूस का एक मशीन पर सरकार ने सब्सिडी दे दी है 25,000 के रूप में। 50,000 का मशीन है, 25,000 आपको सब्सिडी दे रही है। 1100 किसानों को दिया, चाहे मिले के क्षेत्र में क्यों नहीं दिया, आप मिल वाले से मिलिए, देखिए क्या कमा रहे हैं लोग, कैसे कमाना है रोल। तो आप गन्ना के क्षेत्र में, चूँकि मिठास का व्यवसाय ही है सभी जगह, जिस दुकान पे जाइए बिना मिठाई खाए तब ना आइए। वो कहाँ से बनता है भाई? चाय में आप क्या पीते हैं, पेप्सी कोक में क्या रहता है, कहाँ नहीं मिठास है, कहाँ नहीं था। आप क्या जूस का व्यापार नहीं कर सकते हैं? कहीं भी उसमें इंग्रेडिएंट मिला करके कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीवेयर योर स्वीट इज़ एवरीवेयर। जहाँ भी आप जाएँ, स्वीट के व्यापार से ऊपर कोई व्यापार नहीं।